हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं मई माह के करंट अफेयर्स पर। सीजीपीएससी ई पाठशाला के बुक्स छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह के साथ मार्केट में ये तीनों पुस्तक अवेलेबल है। इन तीनों पुस्तकों को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जा करके हमारे सीजीपीएससी ई पाठशाला की इन पुस्तकों को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। सीजी बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको सीजीपीएससी ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। हमारे इस छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के बुक में आपको मई महीने के करंट अफेयर के भी कंटेंट मिल जाएंगे। कुछ एक दो एक्स्ट्रा आपके कंटेंट है जो उसमें ऐड नहीं है, उसे इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम मई महीने का करंट अफेयर्स इस बुक में कवर है। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक है हमारा छत्तीसगढ़ की पहली नहर लिंक परियोजना। छत्तीसगढ़ राज्य की पहली नहर लिंक परियोजना क्या है? ये जो लिंक परियोजना है, ये कोडार जलाशय और सिकासार जलाशय को आपस में कनेक्ट करने की एक परियोजना है। ठीक है, ये जो आपका छत्तीसगढ़ की पहली नहर लिंक परियोजना है, इसमें दो जलाशय, एक कोडार जलाशय जो कि महासमुंद जिले में है और सिकासार जलाशय जो कि गरियाबंद जिले में है, इन दोनों जलाशय को नहर के माध्यम से जोड़ा जाएगा और यह कार्य 3 वर्ष में पूर्ण होगा। ठीक है, 3 वर्ष में यह लिंक परियोजना पूर्ण होने का अनुमान है। इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से होंगे? एक तो गरियाबंद जिला और महासमुंद जिला, क्योंकि इन दोनों जिलों के ही जलाशय को जोड़ा जा रहा है, तो गरियाबंद जिले और महासमुंद जिले के किसानों को इससे फायदा होगा। उद्देश्य क्या है? सिकासार जलाशय जिसकी ऊंचाई 393 मीटर है, कोडार जलाशय जिसकी ऊंचाई 343 मीटर है, तक नहर के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित करना, जिससे सिंचाई क्षमता में वृद्धि हो सके। ठीक है, सिंचाई क्षमता में वृद्धि। सिकासार जलाशय, अगर मैं आपको ये दोनों जलाशय का एक बैकग्राउंड बताऊं, तो ये जो सिकासार जलाशय है, ये सिकासार जलाशय मौजूद है आपके गरियाबंद जिले में। ठीक है, गरियाबंद जिले में स्थित है आपका सिकासार जलाशय। सिकासार जलाशय का निर्माण प्रारंभ हुआ था 1972 में और यह बन करके पूर्ण हुआ था 1995 में, यह बन करके पूर्ण हुआ था। सिकासार जलाशय जिसे पैरी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह पैरी नदी के ऊपर निर्मित है। सिकासार जलाशय पैरी नदी के ऊपर निर्मित है। सिकासार जलाशय जहां पर 7 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। यहां पे 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट है, 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट है। इस प्रकार यह हमारे प्रदेश की एक जल विद्युत परियोजना है जिसकी उत्पादन क्षमता है 7 मेगावाट। तो सिकासार जलाशय जो कि गरियाबंद जिले में स्थित है, इस जलाशय का निर्माण प्रारंभ हुआ था 1972 में, बन करके पूर्ण हुआ आपका 1995 में। पैरी नदी के ऊपर स्थित है आपका सिकासार जलाशय, जहां पर 7 मेगावाट जो है आपकी विद्युत उत्पादक क्षमता है इसकी। ठीक, दूसरा है आपका कोडार जलाशय। कोडार जलाशय जो कि मौजूद है आपके महासमुंद जिले में। कहां स्थित है? महासमुंद जिले में। इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था 1976 में, 4 साल बाद इसके। यह भी बन करके पूर्ण हुआ आपका 1995 में, यह नहर का निर्माण पूर्ण हुआ। इस नहर को शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। कोडार नदी के ऊपर है आपका ये शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना या कोडार परियोजना। ठीक, तो सिकासार जलाशय गरियाबंद जिले में स्थित, जिसकी ऊंचाई 393 मीटर है, उसे कोडार जलाशय जिसकी ऊंचाई 343 मीटर है तक नहर के माध्यम से जोड़ा जाएगा। उसमें जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। इस उद्देश्य से ये जो है नहर लिंक परियोजना लाया जा रहा है। अभी घोषणा हुआ है, रूपरेखा तैयार होगा, इस पर कार्य प्रारंभ होगा और लगभग 3 साल में यह लिंक परियोजना पूर्ण होने का अनुमान है। ठीक, अब निर्माण थोड़ा ध्यान देना। सिकासार बांध जो कि गरियाबंद जिले में है, सिकासार बांध से कोडार बांध तक, यानी कि महासमुंद जिले के कोडार जलाशय तक 112 किलोमीटर लंबी बड़े व्यास की, लगभग 4 मीटर व्यास की
भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी जिसके माध्यम से जल आपूर्ति होगी। ध्यान देना, गरियाबंद जिले के सीकासार जलाशय से महासमुंद जिले के कोडार जलाशय तक 112 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, बड़े व्यास वाली। ठीक है, व्यास मालूम है ना, वृत्त का व्यास, इसे बोलते हैं व्यास, बड़े व्यास वाली, लगभग 4 मीटर व्यास वाली पाइपलाइन बिछाई जाएगी ताकि जल आपूर्ति हो। जल आपूर्ति, सीकासार जलाशय का पानी, सीकासार जलाशय का पानी कोडार और उसी के समीप मौजूद है केशवा जलाशय तक पहुंचाया जाएगा। कहां तक? कोडार और केशवा जलाशय तक पहुंचाया जाएगा। नाम तो है आपका कोडार सीकासार लिंक परियोजना, या इसे बोलेंगे सीकासार कोडार लिंक परियोजना। ये मत देखना कि सर कहीं तो आपका सीकासार कोडार लिंक परियोजना है, कहीं पर आपका कोडार सीकासार है और कहीं पे सीकासार कोडार है। नाम को लेकर के भी उतना वो मत कीजिए, क्योंकि 3 वर्ष पूर्ण होने में समय लगेगा, रूपरेखा तैयार होगा और भी बहुत सारे। ये जो 112 किलोमीटर यहां पे लिखा हुआ है ना, हो सकता है आने वाले समय में ये भी डाटा चेंज मिले। अभी केवल घोषणा हुआ है, आने वाले समय में किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे या किसी राजनेता के नाम पे इस लिंक परियोजना का नाम रख देंगे, देख लेना। ठीक है, तो सीकासार जलाशय जो कि गरियाबंद जिले में स्थित है, उसे महासमुंद जिले के कोडार जलाशय तक और उसी कोडार जलाशय के समीप महासमुंद जिले में स्थित है केशवा जलाशय, इन दोनों जलाशय में जलापूर्ति की जाएगी। ठीक, परियोजना के लिए लीडार, LIDAR, लीडार का मतलब क्या है? लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग तकनीक का उपयोग करके सर्वेक्षण किया जाएगा। अभी सर्वेक्षण हुआ नहीं है, यानी भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा। भूमि, जमीन के ऊपर एक आपका ड्रोन उड़ाया जाएगा। ड्रोन में जो है आपका लेजर लगा हुआ, लेजर लाइट, लेजर लाइट जो कि जमीन के ऊपर उस लेजर लाइट को छोड़ेगा और उसमें अनुमान लगाएगा कि इस रास्ते में कोई बाध्यता तो नहीं है, या ये रास्ता पाइपलाइन बिछाने के लिए सही है या नहीं, या कितनी गहराई पर आप पाइपलाइन बिछा सकते हैं। ये एक सर्वे का तकनीक है। तो लीडार तकनीक के माध्यम से सर्वे होगा, जिसके बाद इस पर कार्य प्रारंभ होगा। ठीक है, तो सीकासार कोडार परियोजना या कोडार सीकासार परियोजना क्या है, समझ में आया? 112 किलोमीटर लंबी यहां पे पाइपलाइन बिछाई जा रही है और इसमें जो है सीकासार, मेन पानी कहां से आएगा? सीकासार जलाशय। सीकासार जलाशय पैरी नदी पर बना हुआ है। पैरी नदी पर बने सीकासार जलाशय का पानी कोडार जलाशय और केशवा जलाशय तक लाया जाएगा। अगर किसी एक जलाशय का नाम लेना हुआ तो कोडार जलाशय, 2 जलाशय का नाम आया तो कोडार और केशवा जलाशय तक वो पानी की आपूर्ति करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना। ये 2023 में प्रारंभ की गई एक योजना थी। इसी योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश के 5 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हाल ही में हुआ है। अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है, ध्यान समझना। फरवरी 2023 में भारतीय रेलवे मंत्रालय के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया। इसमें लक्ष्य था कि देश भर के 1275 से अधिक रेलवे स्टेशनों का चरणबद्ध विकास एवं आधुनिकीकरण किया जाए। यानी कि रेलवे स्टेशन, बहुत से रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो कि अंग्रेजों के टाइम पीरियड से बने हुए हैं, बहुत से स्टेशन काफी जर्जर अवस्था में हैं। तो उन स्टेशनों का एक तो विकास किया जाए, उनका पुनरुद्धार किया जाए, जीर्णोद्धार किया जाए और साथ ही साथ वहां पे आधुनिकीकरण भी लाया जाए। जैसे कि सीढ़ी चढ़ने के लिए एलिवेटर बनाया जाए, दिव्यांगों को जो है आपका ज़्यादा सीढ़ी ना चढ़ना पड़े, उनके लिए जो है अलग से व्यवस्था किया जाए, वहाँ पे पेयजल आपूर्ति पर्याप्त हो, स्वच्छता पर ध्यान रखा जाए, उसके लिए अलग से एंट्रेंस गेट। जनरली क्या होता है कि रेलवे स्टेशन में जाने का भी वही मार्ग होता है, आने का भी वही मार्ग होता है, तो वहाँ पर जाने के लिए अलग मार्ग, आने के लिए अलग मार्ग, पार्किंग की सुनिश्चित व्यवस्था, ऐसे जो है आपका एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेनों जो रेलवे स्टेशन है उनका विकास किए जाने के उद्देश्य से अमृत भारत स्टेशन योजना लाया गया था। कब? फरवरी 2023 में। यह भारत सरकार की योजना है, ठीक है, भारतीय रेल मंत्रालय के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। सुविधाओं की अगर बात करें तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जिन भी रेलवे स्टेशनों का आपका शामिल किया जाएगा या उनका पुनरुद्धार किया जाएगा, उसमें लंबे प्लेटफॉर्म, आपका बॉलास्ट लेस ट्रैक, रूफटॉप प्लाजा, 5G कनेक्टिविटी, लिफ्ट, एस्केलेटर, मुफ्त वाईफाई, डिजिटल साइन बोर्ड, बेहतर प्रतीक्षालय, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत स्थानीय उत्पादों की बिक्री, ये सारी सुविधा इस योजना के तहत लाई जाएगी। छत्तीसगढ़ से इस अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 32 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया था।
ध्यान देना, छत्तीसगढ़ से जब ये योजना लाया गया, अमृत भारत स्टेशन योजना फरवरी 2023 में, तो छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशनों को इस योजना के तहत शामिल किया गया था। अभी अब 2025 में इस योजना की स्थिति क्या है, इसको ध्यान समझना। मई 2025 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के 103 पुनर्विकसित स्टेशनों का उद्घाटन किया। 1275 से अधिक रेलवे स्टेशनों का आपका पुनर्विकसित करने का लक्ष्य था। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ से जो है 32 रेलवे स्टेशन शामिल थे। अभी 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया और इस 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों में हमारे छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, उरकुरा, भिलाई, भानुप्रतापपुर, डोंगरगढ़ शामिल है। ठीक है, 5 रेलवे स्टेशन, इन 103 में 5 रेलवे स्टेशन हमारे छत्तीसगढ़ से शामिल थे, जिनका उद्घाटन किया गया अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। ठीक है, राज्य में कुल 32 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास प्रस्तावित है, जिनमें से 27 पर कार्य प्रगति पर है और कुल लागत इसका 1680 करोड़ रुपए अनुमानित है। टोटल कितने थे? 32, जिसमें से 5 का उद्घाटन हो चुका है, बचा कितना? और 27। आने वाले समय में इसका भी उद्घाटन होगा। ठीक, तो ये देखिए, देश भर में पुनर्विकसित 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशन शामिल है, अंबिकापुर, सरगुजा, ठीक है, भिलाई, अपना दुर्ग, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, आपका भानुप्रतापपुर और उरकुरा। ठीक है, ये 5 रेलवे स्टेशन का नाम याद रखिएगा, जिनका उद्घाटन अभी 22 मई 2025 को हुआ। ठीक, नेक्स्ट देखिए, खरीफ फसलों के लिए संशोधन एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 2025-26। अब यहां ध्यान देना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो सिफारिश है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो सिफारिश है, यह कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP के द्वारा किया जाता है, जबकि इसका अनुमोदन कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति CCEA इन सिफारिशों को मंजूर करती है, जिसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन लाता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग, जबकि इसका अनुमोदन, इस सिफारिश को मंजूर कौन करता है? कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति। ठीक, हमारे भारत में टोटल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। ये जो 23 का आंकड़ा है ना, इसे लेकर के बहुत से स्टूडेंट मुझे कमेंट किए थे। हमारे आर्थिक सर्वेक्षण का जो बुक है, आर्थिक सर्वेक्षण CGPSC ई पाठशाला का आर्थिक सर्वे का जो बुक है, ये 2019 से पब्लिश हो रहा है और 2019 से लेकर के अभी 2025 तक आर्थिक सर्वेक्षण के बुक में जो आपका कृषि वाला चैप्टर है, उसमें मैं लिखते आ रहा हूं कि टोटल MSP कितने फसलों का जारी होता है? 23 फसलों का जो है सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। अब देखो, आए दिन मार्केट में किसी न किसी नए पब्लिकेशन के कोई ना कोई बुक आते हैं। मैं किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लूंगा या उनके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं। देखिए, कोई भी पब्लिकेशन कोई भी डाटा जारी करता है तो उनके अलग अलग स्रोत हो सकते हैं, या उनसे लिखने में भी कुछ गलतियां हो सकती है, या उन्होंने जहां से सोर्स उठाया उसमें कुछ मिस्टेक्स होंगे, उस कारण से उनसे गलती हो गई होगी। लेकिन उसको आधार लेकर के कि सर, इस पब्लिकेशन के, इस बुक के, इस क्वेश्चन में केंद्र सरकार कितने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है, इस पब्लिकेशन ने 22 लिया है, आपके बुक में 23 लिखा है, कौन सा सही है? आपके डाटा गलत है क्या? आपने ऐसा क्यों लिखा है? अरे बहुत से स्टूडेंट, देखो, आप किसी पब्लिकेशन का बुक फॉलो करने के लिए स्वतंत्र है। मैं किसी पब्लिकेशन का कोई दोष नहीं देता। मेरे खुद के आपके आर्थिक सर्वेक्षण के बुक में 4-5 जगह गलतियां हैं, उसका ही PDF में आजकल मैं आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मेरे से भी टाइपिंग में कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर हो जाता है, या फिर कहीं से जहां से मैंने सोर्स उठाया या किसी सामने वाले पब्लिकेशन ने कोई सोर्स उठाया, तो उनके सोर्स में हो सकता है कि आपके थोड़े से डिफरेंस उसमें आ सकते हैं, है ना। लेकिन 2000, अब आप एक अंदाजा लगाइए, 2019 से 2025 तक, ठीक है, कितना साल हो रहा है? 6 साल हो रहा है इकोनॉमिक सर्वे का बुक आ रहा है। उससे पहले मैं PDF बना करके सेल करता था, अगर बात करूं 2017 से, तो तब से लेके अब तक ये डाटा मैंने आज तक अपने इकोनॉमिक सर्वे के बुक में चेंज नहीं किया है। अब
किसी पब्लिकेशन के, किसी बुक के, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आया कि कैबिनेट की जो आपकी केंद्र सरकार के द्वारा कितने फसलों कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है, तो उसमें उसने आंसर लिया है 22। अरे तो भैया जिसने 22 आंसर लिया है आप उससे जाकर के वेरीफाई कीजिए। मेरे पास आए कुछ लोग कि सर आपने 22 लिया है, आपका सही है कि इनका सही है, हमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। वो भी अच्छा प्रतिष्ठित पब्लिकेशन है, क्योंकि उन्होंने भी अगर कुछ लिया है तो उसे भी लेकर के बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देखो, अगर इसमें अगर गलती निकलना होता ना, इतने जगह ये आपका बुक जाता है, 2019 से 2025 तक पब्लिश होते आ रहा है। अगर मैं आपको बताऊं ना, इसके बहुत से कॉपीज अच्छे खासे जगह पे गए हैं, अच्छे प्रतिष्ठित लोगों तक भी गए हैं, उनके द्वारा भी मुझे कहीं अगर कुछ मिस्टेक्स होता है तो बताया भी जाता है। मैं एकदम खुल के चीज़ों को तो सामने नहीं लाऊंगा, लेकिन हाँ, ये जो आपका आंकड़ा है ये 23 है। मैंने यहाँ पे केवल एक इमेज उठा करके डाल दिया है, आपको ये सारा चीज़ मेरे पुस्तक में लिखा हुआ मिल जाएगा। और ये इमेज जो है ये लिया गया है आपके दैनिक भास्कर दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप से। ये जो अभी जब 2025-26 का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी हुआ ना, तब दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में भी आया था, या फिर आप केंद्र सरकार के ऑफिशियल जो कृषि डिपार्टमेंट वाला, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाला वेबसाइट है ना, उसमें भी जाकर के ओपन करोगे और एमएसपी वाले आप पर्टिकुलर सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको अलग से 23 फसलें शामिल दिखाएगा उसमें। ठीक है, 23 फसलें कौन कौन से है? 7 प्रकार के अनाज फसल है, 5 प्रकार के दालें हैं, 7 प्रकार के तिलहन है और 4 प्रकार के व्यवसायी फसलें हैं। और ऐसा ही क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक सर्वे के बुक में भी दिया गया है। और जब मैंने ये जो डाटा उठाया था ना 2017 के आसपास, 23 प्रकार के फसल ये मैंने उठाया था, उस समय जो यूपीएससी की कोचिंग करवाती है आपकी दृष्टि आईएएस संस्था, उनका एक आर्टिकल आया था, वहां से मैंने इसको कलेक्ट किया था उस समय 2017 या 18 के आसपास। तो देखो, कहीं भी किसी पब्लिकेशन के बुक फॉलो करते हो सकता है कि थोड़े से आपको वेरिएशन या कहीं ना कहीं हो सकता है, कहीं डाटा मेरा गलत हो सकता है, कहीं डाटा उनका गलत हो सकता है। उसको लेके एकदम हो हल्ला नहीं करना, आप सीधा एकदम, कुछ स्टूडेंट काफी पोलाइटली पूछते हैं कि सर इसमें हमको डाउट है, आप इसको बताइए। कोई बोलते हैं आप हमें गलत पढ़ा रहे हैं, आप हमें ऐसे बता रहे हैं, आपके बुक में यहां गलती है। अरे भैया पहले वेरीफाई तो करो। सीजीपीएससी ई पाठशाला का इकोनॉमिक सर्वे सबसे ज्यादा मार्केट में बिकने वाला बुक है आर्थिक सर्वेक्षण के मामले में। मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि डाटा मिस्टेक्स ना हो, लेकिन मैं भी इंसान हूं, मेरे से भी कहीं पे टाइपिंग में ह्यूमन एरर हो सकता है। लेकिन ये जो 22 फसलों को लेकर के आप में से बहुत से स्टूडेंट आकर के हावी हो रहे थे, तो भैया ये 22 नहीं है 23 है। वो तो शुक्र है कि अभी आपके मई के महीने में न्यूनतम समर्थन मूल्य का आंकड़ा आ गया, तो आपको ये 23 वाला देखने मिल गया। अभी भी दैनिक भास्कर का आर्टिकल जाके सर्च करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य 2025-26 जारी, उसके आगे लिख देना /दैनिक भास्कर, आपको यह आर्टिकल मिल जाएगा। ठीक है, तो जो 23 प्रकार की फसलें हैं वो कौन कौन से हैं? 7 प्रकार के अनाज, जिसमें धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ आते हैं। 5 प्रकार की दालें, चना, अरहर जिसे तुअर भी कहा जाता है, उड़द, मूंग और मसूर है। तिलहन फसलें, रेपिड सीड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, आपका निगर सीड। और 4 व्यावसायिक फसलों की बात करें तो कपास, गन्ना, आपका खोपरा और कच्चा जूट। तो ये टोटल 23 प्रकार के फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। अभी जो जारी हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीफ फसलों का है, कुछ समय बाद रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी जारी किया जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें अभी जो नया न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है 2025-26 के लिए, ये है आपका सामान्य धान का है आपका 2369 रुपए प्रति कुंटल, ग्रेड ए का है आपका 2389 रुपीज प्रति कुंटल, मक्का का है 2400 रुपए प्रति कुंटल, बाजरा का है 2500 रुपए प्रति कुंटल, ज्वार का है 3180 रुपए प्रति कुंटल, आपका ज्वार हाइब्रिड का 3180, ज्वार मालदंडी का है 3230 रुपए, मूंग का है 8768 रुपए, उड़द दाल का है 7200 रुपए प्रति कुंटल, तुअर अरहर का है 8000 रुपए प्रति कुंटल, सोयाबीन का है 5328 रुपए प्रति कुंटल और सूरजमुखी का है 7280 रुपए, तिल का है 8635 रुपए, मूंगफली का है 6677 रुपीज प्रति कुंटल, रागी का है 4290 रुपए, नाइजर सीड का है आपका 8140 रुपए, कपास का है 7710 रुपए और आपका कपास लंबा स्टेपल 8110 रुपए प्रति कुंटल आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है 2025-26 के लिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितना वृद्धि हुआ, बस याद रखना, धान का और मक्का और बाजरा, इसका थोड़ा सा याद रखना कितना कितना। धान में जो है 69 रुपीज का इंक्रीमेंट देखा गया, 50% आपका लाभ मार्जिन है इसमें, और मक्का में 175 रुपए और बाजरा में 150 रुपए का
इसमें जो है इंक्रीमेंट देखा गया पिछले न्यूनतम समर्थन मूल्य के कंपैरिजन में। अब यहां ध्यान देना, जो उच्चतम वृद्धि देखी गई वो देखी गई आपके नाइजर सीड में। नाइजर सीड के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 820 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई, जो कि इस वर्ष सबसे अधिक है। पिछले वर्ष की तुलना में 820 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है, जो कि आपके इस वर्ष सबसे बड़ी वृद्धि है किसी कृषि उपज में। दूसरा, धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें केवल 3% की वृद्धि हुई है, मात्र 3%। जो 69 रुपीज बढ़ा है वो मात्र 3% की वृद्धि हुई है, जो कि पिछले 5 वर्षों में सबसे कम है। ये कुछ फैक्ट को याद रख लेना। इसमें से सामान्य धान, ग्रेड ए धान, मक्का और बाजरा, इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य तो कम से कम याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, राज्यपाल ने लिए 3 गांव गोद। जो हमारे प्रदेश के राज्यपाल है रमेन डेक्का जी, उन्होंने एक नई पहल करते हुए प्रदेश के 3 गांव को गोद लेने का संकल्प लिया है। अब ये 3 गांव कौन कौन से हैं? बेमेतरा जिले का टेमरी गांव, गरियाबंद जिले का मड़वाडीही गांव और खैरागढ़ छुईखदन गंडई जिले का सोनपुरी गांव। इन गांव में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के लिए समुदाय को शामिल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास की पहल की जाएगी। आपने पहले और भी कुछ योजनाएं सुनी होंगी गांव को गोद लेने से रिलेटेड। सांसद आदर्श ग्राम योजना, जो राज्य में सांसद है वो अपने निर्वाचन क्षेत्र से कुछ गांव को गोद लेते हैं और उसका अगले 3 साल 5 साल में उनका विकास करते हैं। उसी के तर्ज पर लाया गया विधायक आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, वो भी उसी से मिलता जुलता। प्रदेश में टोटल 90 विधायक है, हर एक विधायक अभी विधानसभा क्षेत्र से गांव गोद लेंगे और उनका विकास करेंगे। तो वैसे ही राज्यपाल रमेन डेक्का जी ने एक संकल्प लिया 3 गांव को गोद लेने का। कौन कौन सा? बेमेतरा जिले का टेमरी गांव, गरियाबंद जिले का मड़वाडीही गांव और खैरागढ़ छुईखदन गंडई जिले का सोनपुरी गांव। इन गांवों का विकास किया जाएगा। ठीक है, तो कितने गांव गोद लिए पूछा जाएगा तो 3। और कौन कौन से गांव? जो 3 गांव उन्होंने गोद लिया उसमें कौन सा एक शामिल नहीं है, ऐसा प्रश्न आएगा तो टेमरी गांव, मड़वाडीही गांव, सोनपुरी गांव, इसके अलावा कोई भी आपका चौथा गांव का नाम होगा वो शामिल नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है जूही व्यास, इनका नाम याद रखना। ठीक है, जूही व्यास ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इस साल हमारे लिए। ये जूही व्यास जो है ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले की निवासी है। ये अगर कौन है पूछा जाए तो पेशे से ये प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, पेजेंट यूमिंग मेंटर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इनका जो है प्रोफेशन है। चर्चा में क्यों रही ये? 20 मई 2025 को कांस फिल्म फेस्टिवल, जो कि फ्रांस में होता है, कांस फिल्म फेस्टिवल में ये शामिल हुई। कांस फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इनका जो उद्देश्य क्या था? ग्रीन पीस इंडिया और वॉइस ऑफ द प्लेनेट अभियान के तहत इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ग्रीन पीस इंडिया, ठीक है, हरित शांत इंडिया और वॉइस ऑफ द प्लेनेट, यानी कि जो धरती की जो आवाज है, जो आपकी पृथ्वी की जो आवाज है, वॉइस ऑफ द प्लेनेट अभियान के तहत इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। अब अगर आप यहां देखेंगे ग्रीन पीस इंडिया और वॉइस ऑफ द प्लेनेट, इसका प्रतिनिधित्व किस प्रकार से किया इन्होंने? जो कांस फिल्म फेस्टिवल है उसमें पूरे विश्व के अलग अलग देश के जो भी आपके फेमस पर्सनैलिटी है, कुछ फिल्म स्टार है, कुछ आपके ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जो शामिल होने वाले जो प्रतिभागी है, वो इस कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होते हैं और शामिल होने के साथ साथ वो कुछ अनोखे प्रकार का ड्रेस भी पहन के जाते हैं। वहां पे उस फिल्म फेस्टिवल में जो रेड कारपेट होता है उसमें हर कोई अलग अलग प्रकार के वो अपना एक ड्रेस पहन के आते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर किसी एक मैसेज को वो दर्शाता है। जैसे कि इन्होंने जो ड्रेस पहना था वो वॉइस ऑफ द प्लेनेट को दर्शाया। ठीक है, लाल रंग की अंगारों जैसी बनावट वाली ड्रेस, जो कि जलवायु परिवर्तन, तापमान वृद्धि और पर्यावरणीय असंतुलन का प्रतीक है। ठीक है, इन्होंने जो ड्रेस पहना था वो लाल रंग का था, जो कि अंगारों जैसी बनावट थी। उसमें जो जलवायु परिवर्तन, जैसे कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको लाल कलर से दर्शाया गया। जलवायु परिवर्तन, तापमान वृद्धि और पर्यावरणीय असंतुलन का प्रतीक है। यही है आपका वॉइस ऑफ द प्लेनेट अभियान। ठीक, इनके अगर कपड़े के डिजाइनर की बात किया जाए तो वियतनामी डिजाइनर थे आपके नगुएन टिएन त्रिएन, उटपटांग नाम है, वियतनामी डिजाइनर है। अगर आप इनका कपड़ा देखेंगे तो देखिए, ये जो इनका ड्रेस है ये लाल रंग का, ये अंगारों जैसा बनावट है इसमें। और ये है आपकी जूही व्यास, हमारे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की।
आप देखेंगे तो सबके सबके कपड़े कुछ स्पेशल रहते हैं इस आपके आपके रेड कारपेट में। देखिए, इनकी अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो जो जूही व्यास है 2022 में मिस इंडिया आईएनसी की फर्स्ट रनर अप रह चुकी, 2023 में मिस ग्लोबल कैलिफोर्निया में पीपल्स चॉइस अवार्ड की विजेता रही है, 2024 में मिस ग्लोबल चीन की जूरी सदस्य रही यानी कि जज, 2025 में पेरिस फैशन वीक में 6 अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक इन्होंने किया। ये है जूही व्यास। ठीक, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नगद रहित उपचार योजना 2025। ये केंद्र सरकार की योजना है, आप लोगों के लिए जानना काफी जरूरी है और आप लोग इस योजना से और भी लोगों को जागरूक करें, ये काफी ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग क्या होता है कि रास्ते में अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसे इग्नोर करके चले जाते हैं, बहुत कम ही लोग जो है मदद के लिए आगे आते हैं। उसका कारण क्या रहता है कि अगर हम इनको कोई सड़क में किसी का एक्सीडेंट हुआ है उसे उठा करके हॉस्पिटल लेके जाएंगे, पुलिस केस बनेगा, पुलिस को गवाही देना पड़ेगा, उसके अलावा जो है किसी केस में फंसने का चांस रहेगा, कहीं जिसने लाया उसने तो एक्सीडेंट नहीं किया, ऐसी बहुत सी चीजें माइंड में रहती है मदद करने से पहले। और अगर किसी हॉस्पिटल में आप लेकर के गए किसी एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को, जिसका दुर्घटना में एक्सीडेंट हुआ, उसको लेके गए, तो उसका प्रारंभिक खर्चा कौन करेगा? जो लेकर के गए, अगर हम लेकर के जाएंगे तो कहीं हमें ही अपनी जेब से तो खर्चा नहीं करना पड़ जाएगा। ऐसे बहुत से अलग अलग मानसिकता रहती है, तो उसके लिए लाया गया है आपका सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नगद रहित उपचार योजना 2025। ध्यान देना, इसको जानना भी और भी लोगों तक पहुंचाना भी, क्योंकि जो सड़क दुर्घटना में जो व्यक्ति घायल हुआ उसकी जो मदद करेगा, सरकार उनको कुछ पैसे भी प्रदान कर रही है एज अ गुड गेस्चर। ठीक है, पहली प्राथमिकता तो लोगों की जो घायल हुए हैं उनका उपचार करना पहली प्राथमिकता है, पैसे बाद का विषय है जो कि प्रोत्साहन राशि के तौर पे दिया जाएगा। 23 मई 2025 को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नगद रहित उपचार योजना 2025 की घोषणा की गई। ये जो उसका उद्देश्य क्या है? सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को 7 दिन तक प्रारंभिक इलाज तुरंत और बिना किसी भुगतान के उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, आपने उसे देखा, उसे उठा करके अपने गाड़ी में बैठा करके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए, तो पहला चीज तो ये आपसे कोई पैसा नहीं लेगा क्योंकि आप पहुंचाए बस है, और उसके रिलेटिव से के पैसे जमा करने का भी कोई इंतजार नहीं करेगा क्योंकि सरकार ने स्कीम ला दिया है कि जो पहले 7 दिन तक का जो प्रारंभिक इलाज है वो तुरंत और बिना किसी भुगतान के उपलब्ध होगा। दूसरा, लाभार्थी सड़क दुर्घटना में घायल सभी पीड़ित, चाहे वह किसी भी राज्य या किसी भी देश का नागरिक क्यों ना हो। हमारे छत्तीसगढ़ में अगर महाराष्ट्र नागपुर से आया कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ का निवासी नहीं है तो उसका इलाज मुफ्त में नहीं होगा। पहली बात तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, ओवरऑल इंडिया में लागू है, तो चाहे वो किसी भी राज्य का हो या किसी भी देश का हो, सभी घायल पीड़ितों को जो है इसका लाभ मिलेगा। यदि एक परिवार के 2 सदस्य घायल होते हैं, ठीक है, एक ही परिवार के 2 सदस्य घायल होते हैं तो दोनों को अलग अलग इलाज की सुविधा होगी, दोनों को अलग अलग इलाज की सुविधा होगी। उपचार राशि की सीमा प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज होगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज होगा। एक परिवार के 2 लोग घायल है तो दोनों को अलग अलग 1.5 लाख रुपए यानी कि 3 लाख रुपए तक का उपचार होगा। ठीक, संबंधित योजना आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों में इलाज की सुविधा है। महत्व, जान बचाने में जो गोल्डन आवर्स होते हैं, यानी कि एक्सीडेंट के बाद का जो पहला 1 घंटा होता है, प्रारंभिक रूप से ट्रॉमा या पॉलीट्रॉमा उपचार का बेहतर उपयोग हो सके। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे ही सडन एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद पहला का जो एक्सीडेंट के बाद जो पहला 1 घंटा रहता है वो काफी क्रिटिकल रहता है। उसे समय रहता है, अगर अस्पताल में नहीं पहुंचाया गया या अस्पताल में पहुंचा भी दिए तो जो शुरू एक्सीडेंट के बाद जो शुरू का 1 घंटा जिसे गोल्डन आवर कहा जा रहा है, उसमें अगर उसे उचित चिकित्सकीय सुविधा नहीं मिली तो उसके जान का खतरा भी रहता है। बहुत से लोग सड़क दुर्घटना में मारे भी जाते हैं क्योंकि लोग देख करके उनकी मदद भी नहीं करते। ठीक है, मोबाइल उठा के सेल्फी बनाते रहेंगे और या फिर उनका कुछ वीडियो बनाते रहेंगे। तो ये जागरूक करने के लिए कि आप अगर हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई पुलिस दबाव भी नहीं करेगी या फिर कोई हॉस्पिटल आपको पैसा जमा करने के लिए दबाव नहीं करेगा। आप ले जाकर के अस्पताल में छोड़ दीजिए, उनका 1 सप्ताह के लिए मुफ्त इलाज होगा। एक व्यक्ति के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपए, एक ही परिवार के 2 व्यक्तियों के लिए अधिकतम 3 लाख रुपए तक का उपचार सरकार के पैसों के माध्यम से होगा, और वो भी आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हुए अस्पतालों में इलाज होगा। ठीक,
अब देखो, जो व्यक्ति जान बचाएंगे उनके लिए लाया गया है राहगीर योजना। राहगीर योजना जिसे अन्य योजना के नाम, सॉरी राहगीर नहीं, राहवीर योजना, राहवीर योजना। इस योजना का दूसरा नाम है गुड सेमेरिटन प्रोत्साहन योजना। इस योजना का दूसरा नाम क्या है? गुड सेमेरिटन प्रोत्साहन योजना। उद्देश्य क्या है? सड़क दुर्घटना में घायलों को समय पर सहायता देने वाले सहयोगियों गुड समैरिटन को सम्मानित व प्रोत्साहित करना इस राहवीर योजना का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि जो व्यक्ति सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को मदद करता है, उसे अस्पताल लेकर के जाता है, उसे प्रोत्साहित किया जाएगा और सम्मानित भी किया जाएगा। परिभाषा, राहवीर की परिभाषा क्या है? दुर्घटना स्थल पर घायलों की मदद करने वाले व्यक्ति को राहवीर कहा जाएगा। प्रोत्साहन राशि, अगर कोई व्यक्ति, सड़क पे चलता कोई व्यक्ति किसी घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उससे 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाता है, ठीक है, सड़क रास्ते में अपना कार लेके जा रहा है, उसके बगल में किसी का एक्सीडेंट हुआ, अपने कार में 4 लोग को बैठा करके अस्पताल पहुंचाया, तो उसे 1 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। सहायता करने वाले लोगों की संख्या अधिक होने पर, यानी कि 3-4 जो राहवीर है, यानी कि 3-4 जो सड़क के किनारे खड़े हुए लोग हैं, वो किसी घायल को ले जाकर के अस्पताल में भर्ती करते हैं, तो उस कंडीशन में सम्मान राशि आपस में बांटी जाएगी। पहले ये राशि थी 5,000 रुपए, जिसे अभी 2025 में बढ़ा कर दिया गया, 5 गुना बढ़ाया गया, कितना? 25,000 रुपए। ठीक है। अगर हम बात करें हमारे छत्तीसगढ़ में, तो ये एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप से फोटो शेयर करें, नाम मोबाइल नंबर भेजिए, पुलिस जांच के बाद प्रोत्साहन राशि आपको प्रदान करेगी। या 112 नंबर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सूचना भी दी जा सकती है। विशेष, सड़क दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर में घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाना और समय पर इलाज से मृत्यु दर कम करना इस राहवीर योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसे भी याद रख लेना। इसमें करंट से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, राहवीर योजना किससे संबंधित है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। ये सारी चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बस्तर जिला हुआ नक्सल मुक्त। बस्तर जिले को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नक्सल प्रभावित जिले की सूची से बाहर कर दिया है। ठीक है, वास्तविक तौर पर बाहर नहीं किया है, उसे किसी अन्य श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, ध्यान देना। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने बस्तर को LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट प्रभावित जिलों की सूची से हटाया। बस्तर को मिलने वाली विशेष विकास निधि फंड पर भी रोक लगाई गई। ठीक है, आपका अप्रैल 2025 से ही रोक लगा दिया गया है इस राशि पर। क्या होता है, जो आपके अति नक्सल प्रभावित जिले होते हैं पूरे भारत भर में, उनके लिए सरकार एक विशेष फंड जारी करती है। लेकिन जो हमारे बस्तर जिला है, वहां पे काफी समय से नक्सल गतिविधियां काफी कम हो गई है। अगर आप देखेंगे तो LWE के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी हैं। अति नक्सल प्रभावित जिला, नक्सल प्रभावित जिला, ध्यान देने की जरूरत वाले जिले और लेगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है, ये पहले अति नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में था। इसे यहां से हटा करके अब इसे ला दिया गया है लेगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट। लेगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट का मतलब जहां पर पहले नक्सली घटनाक्रम काफी ज्यादा थे, लेकिन अब काफी समय से यहां पर नक्सली घटनाक्रम देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। यानी कि पहले एक समय था जहां पर नक्सली गतिविधियां काफी ज्यादा थी, लेकिन अब खत्म होने की कगार पर है। ठीक है, तो अति नक्सल प्रभावित जिले की सूची से हटा करके इसे लेगेसी एंड थ्रस्ट के अंतर्गत ला दिया गया है। ठीक, छत्तीसगढ़ में अति नक्सल प्रभावित जिले अगर हम बात करें तो बस्तर संभाग का कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा, ये आज भी अति नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में है। ठीक है, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा। इसके अलावा झारखंड का सिंहभूम और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, इसको भी याद रखना। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, पूरे भारत में 6 जिले जो कि अति नक्सल प्रभावित जिलों के अंतर्गत आते हैं। नक्सल प्रभावित जिले, ये तो अति नक्सल जहां पे काफी ज्यादा गतिविधियां होती है, वैसे ही नक्सल प्रभावित जिला उससे थोड़ा कम, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा, गरियाबंद, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी ये शामिल है। उसके अलावा ध्यान देने की जरूरत वाले राज्यों में तो कोई नहीं है। उसके बाद लेगेसी एंड थ्रस्ट, जहां पे पहले नक्सलवादी गतिविधियां काफी थी लेकिन अब कम हो गई है। बस्तर, धमतरी, कबीरधाम, आपके खैरागढ़, छुईखंदन, गड्डई, कोंडागांव और आपका
राजनांदगांव। अगर बात करें LWE की जो कैटेगरी है वो 4 कैटेगरी नहीं, वो 3 होनी चाहिए यहां तक। चौथी ऐसी कैटेगरी है जो कि नक्सल प्रभावित पहले थे ये जिले, लेकिन अब यहां पर गतिविधियां कम हो चुकी है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यंग आर्टिस्ट फेलोशिप 2022-23 कला एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2022-23 में 11 कलाकारों को 5 कैटेगरी में यंग आर्टिस्ट फेलोशिप प्रदान किया गया। ठीक है, यहां पे ध्यान देना, छत्तीसगढ़ के 11 कलाकारों को 5 कैटेगरी में यंग आर्टिस्ट फेलोशिप अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक, इसमें यंग आर्टिस्ट और जूनियर आर्टिस्ट 2 अलग अलग फेलोशिप प्रदान किए गए पूरे भारत भर में, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में 11 कलाकारों को 5 कैटेगरी में यंग आर्टिस्ट फेलोशिप अवार्ड या फेलोशिप 2022-23 प्रदान किया गया। ये मत सोचना कि 2025 है, 2022-23 का क्यों प्रदान किया गया। क्या होता है कि अप्लाई करते हैं और उसके प्रोसेसिंग में काफी समय लगता है, जिसके बाद फेलोशिप प्रदान होता है। इन कलाकारों का चयन पूरे भारत भर में 400 कलाकारों को इंटरव्यू के माध्यम से इनका चयन हुआ है। पश्चिम बंगाल से सर्वाधिक 69, महाराष्ट्र से 51 कलाकार चयनित हुए हैं। छत्तीसगढ़ इस लिस्ट में 10वें पायदान पर है, यानी कि सर्वाधिक कलाकारों के चयन के मामले में टॉप में है पश्चिम बंगाल 69, सेकंड में है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ इस क्रम में 10वें नंबर पर है। चयनित कलाकारों को 2 वर्ष तक रिसर्च करना होगा। फेलोशिप का मतलब रिसर्च। ठीक, फेलोशिप की 6 श्रेणियां थी जिसमें ये यंग आर्टिस्ट फेलोशिप प्रदान किया गया। एक था फोक म्यूजिक, थिएटर, क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम, कथक आदि, लोक नृत्य, गजल, प्लास्टिक आर्ट जैसे चित्रकला और आपका मूर्तिकला, ये सारे के सारे चीजें कैटेगरी इसमें शामिल थे। अगर छत्तीसगढ़ के कलाकारों की बात करें, कलाकारों से क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है। यंग आर्टिस्ट फेलोशिप कितने कलाकारों को प्रदान किया गया? छत्तीसगढ़ के 11 कलाकारों को। फिर भी नाम देख लो, रायपुर के अमन तिवारी थिएटर, भोजराज आचार्य बस्तर क्लासिकल म्यूजिक तबला, उसके बाद राजश्री चक्रवर्ती भिलाई के भरतनाट्यम, भिलाई के ही नैनिका कासलीवाल भरतनाट्यम, भिलाई की ही सृष्टि मलिक भरतनाट्यम, राजनांदगांव की प्रियंका वर्मा लोक नृत्य, राजनांदगांव के सुखराम साहू लोकगीत, कांकेर के कृतिका सिकंदर लोकगीत, बस्तर के हेमलता राठौर लोकगीत, बिलासपुर के श्रद्धा मंडल गजल और आपके राजनांदगांव के तन्मय शर्मा थिएटर, इनको जो है फेलोशिप प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ की देश की पहली लोक कलाकारों की सहकारी समिति, देश की पहली लोक कलाकारों की सहकारी समिति। ठीक, इस समिति का नाम है छत्तीसगढ़ी फिल्म एंड म्यूजिक ट्रेड फेडरेशन CFMTF। पंजीकरण सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत समिति है छत्तीसगढ़ी फिल्म एंड म्यूजिक ट्रेड फेडरेशन। यह देश की पहली लोक कलाकारों की क्या है? सहकारी समिति है। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन है? वो है श्री अमित परगनिहा। उद्देश्य छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों, बोली भाषाओं और फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। विशेष, यह देश की पहली सहकारी समिति है जो सिर्फ लोक कलाकारों के लिए बनाई गई है। इस समिति में जो सदस्य बनेंगे उन सदस्यों की उसकी सदस्यता का लाभ क्या है? सदस्य बनते ही 1 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। अब तक 6000 से अधिक कलाकार इसके सदस्य बन चुके हैं। लाभ, लोक कलाकारों को काम और मंच देने के लिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर से सीधा संपर्क, लोक कलाकारों को आर्थिक और सामाजिक पहचान दिलाना, क्षेत्रीय फिल्मों को ब्लॉक स्तर से इंटरनेशनल स्तर तक पहुंचाना इस सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य है छत्तीसगढ़ फिल्म एंड म्यूजिक ट्रेड फेडरेशन का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्य स्तरीय बौद्ध महोत्सव 2025। 1 जून 2025 को कोंडागांव जिले के भोंगापाल में राज्य स्तरीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन हुआ। ठीक, ये जो बौद्ध महोत्सव का जो आयोजन हुआ, इसके मुख्य अतिथि थे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। थीम, ये जो आपका महोत्सव आयोजित हुआ, युद्ध नहीं बुद्ध की थीम पर ये आपका महोत्सव आयोजित हुआ। युद्ध नहीं बुद्ध की थीम के माध्यम से शांति और करुणा का
संदेश प्रसारित करना इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य था। पृष्ठभूमि, भोंगापाल क्षेत्र में छठवीं शताब्दी की बुद्ध की प्रतिमा की खोज हुई है, जो कि इसे बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। प्रस्तावित इस महोत्सव में भोंगापाल और उसके आसपास के क्षेत्र में अद्वितीय बौद्ध शांति पार्क का निर्माण प्रस्तावित है, यानी कि उसकी पहल की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। अब देखो यहाँ पर ना जो प्रतिमा जो खोजा गया है छठवीं शताब्दी है, 6वीं सदी की जो गौतम बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है, इसे यहाँ के स्थानीय ग्रामीण डोडा मुखिया या डोकरा बाबा के नाम से पूजते हैं। और ये जब प्रतिमा प्राप्त हुई थी ना, अगर आप देखेंगे खंडित है, हाथ गायब है और बहुत सी जगह इसमें खरोचने के निशान है। जब शुरू में ये प्रतिमा प्राप्त हुई तो इसे संरक्षित नहीं किया गया और इस प्रतिमा को लेकर के मान्यता थी कि ये प्रतिमा जो है वशीकरण के लिए लाभदायक है। ये जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा को खरोच करके जो इसका जो मिट्टी, ये जो आपका पत्थर का जो बुरादा है, उसे किसी को खिला दिया जाए तो उसे वश में किया जा सकता है। तो जो प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को वश में करने के लिए इसमें जो है आरी से काट काट के खरोच के ले जाते हैं, जिस कारण से काफी खंडित हो चुका है। पहले ये पूर्ण हाथ भी मौजूद था ये, और जब बाद में जब इसका पता चला तो ये वास्तविक तौर पर 6वीं सदी की गौतम बुद्ध की प्रतिमा निकली, वरना पहले डोडा मुखिया डोकरा बाबा और वशीकरण बाबा के नाम से जो है इनके शरीर को खरोच के ले जाया जा रहा था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सेकेंड CCPL छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025। ये जो CCPL है, इसका पहला सीजन पिछले साल आया था, ये इसका दूसरा सीजन है, जिसमें टोटल 6 टीम शामिल होंगे जैसे कि पिछले बार थे। रायगढ़ लॉयंस, सरगुजा टाइगर्स, रायपुर राइनोस, आपका राजनांदगांव पैंथर, बस्तर बायसन और बिलासपुर बुल्स। ये जो आपका CCPL है, ये 6 से 15 जून 2025 तक शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये आपका क्रिकेट मैच चलेगा 6 से 15 जून तक। लाइव प्रसारण होगा इसका सोनी लिव के ऊपर। ठीक है, अभी इसमें ये जो टीम है, इस टीम के कप्तान कौन होंगे, अभी फिलहाल संभावित कप्तान की घोषणा हुई है, लेकिन उसको हम अगले महीने करंट अफेयर में कवर करेंगे। ठीक है, अभी तो ये लंबा चलेगा। जून के महीने का जो करंट अफेयर आएगा उसमें हम देखेंगे कि जो संभावित जो कप्तान है वो एक्चुअल में है या नहीं, या फिर किसने क्या आपका ये CCPL जीता, किस टीम को हरा करके जीता गया, ये सारा चीज आगे हम कवर करेंगे। लेकिन अभी ध्यान देना, इस T20 क्रिकेट में शामिल 6 टीमों में से प्रत्येक में अंडर 19 टीम के 3 श्रेष्ठ खिलाड़ियों को भी मौका दिया जाएगा। ये जो T20 क्रिकेट हो रहा है, इसमें जो 6 टीम है, इसमें अंडर 19 के 3 श्रेष्ठ खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। इसके साथ अंडर 23 और सीनियर क्रिकेटर्स भी टीम का हिस्सा होंगे। इसमें रणजी क्रिकेटर्स पर भी विशेष नेतृत्व की जिम्मेदारी रहेगी। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण के स्तर को उच्च बनाने और एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक स्थापित करने के लिए इस साल DSR सिस्टम, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ठीक है, निर्णय समीक्षा प्रणाली भी लागू किया गया है। अंपायर ने अगर कोई निर्णय लिया तो अंपायर के निर्णय को चुनौती देने के लिए DSR का उपयोग किया जाता है। आप जो इंटरनेशनल क्रिकेट होता है उसमें देखे होंगे। मैच देखने स्टेडियम में पहुंचे दर्शकों के लिए विभिन्न कॉन्टेस्ट आयोजित होंगे। इसमें पकड़ो कैच जीतो कैश आपके कॉन्टेस्ट और अन्य कॉन्टेस्ट भी शामिल है, यानी कि जो आपके दर्शक, किसी ने छक्का मारा, वो दर्शक के पास गया, उसने कैच पकड़ लिया, तो उन्हें कुछ कैश प्राइज भी प्रदान होगा। और भी इससे रिलेटेड आगे अपडेट आएंगे, उसे हम देखेंगे एक एक करके। नेक्स्ट देखिए, वुमेन फॉर ट्रीज अभियान। वुमेन फॉर ट्रीज अभियान अभी मई 2025 में इस अभियान की शुरुआत की गई। ध्यान देना, वुमेन्स फॉर ट्री, महिला और वृक्ष, ये 2 पर केंद्रित है। महिला समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, यानी कि महिलाओं को, वुमेन्स को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है, और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। तो महिला समूहों को या महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और ट्रीज के माध्यम से जो है पर्यावरण को संरक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। स्थान, ये जो आपका वुमेन्स फॉर ट्रीज अभियान है, ये सभी नगरीय निकायों में संचालित होगा, गांव में नहीं। कहां पर संचालित होगा? नगरीय निकायों में संचालित होगा। नगरीय निकायों में मतलब नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। योजना जो है, ये जो योजना जो है, ये अमृत मिशन 2.0 और दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAYNULM, इन 2 योजना के अंतर्गत वुमेन्स फॉर ट्रीज अभियान चलाया जा रहा है।
इस अभियान का जो क्रियान्वयन है ये महिला स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा इस अभियान का क्रियान्वयन किया जाएगा। ये अभियान 3 चरण में चलेगा। पहला चरण 21 से 24 मई तक, दूसरा चरण 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक, और तीसरा जो चरण है ये 1 से लेकर के 2 वर्ष तक चलेगा। अब ध्यान देना, पहला चरण जो कि 21 से लेकर 24 मई तक चलेगा, इसमें स्थानों का चयन होगा। सभी नगरीय निकायों में सहकारी स्वामित्व वाली जमीन पर जो है पहले स्थानों का चयन होगा कि इन स्थानों पर पौधों का रोपण होगा। दूसरा चरण जो कि 15 जुलाई से 15 अगस्त तक चलेगा, इसमें पौधों को रोपित किए जाएंगे, यानी पौधारोपण होगा। पहले चरण में स्थानों का चयन होगा, दूसरे चरण में पौधारोपण होगा जिसमें जनप्रतिनिधि की सहभागिता होगी। जनप्रतिनिधि यानी कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिसमें आपके अध्यक्ष भी शामिल होंगे, आपके महापौर भी शामिल होंगे, उसमें पार्षद भी शामिल होंगे, जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। और तीसरा चरण जो है 1 से 2 वर्ष पौधों के संरक्षण एवं निगरानी, यानी कि जो पौधों को लगाया गया उसे अगले 1 से 2 वर्ष संरक्षित करना, ये जो है तीसरा चरण, इसका तीसरे चरण के अंतर्गत पौधों का संरक्षण एवं निगरानी होगा। अब संचालन, ये जो इसका जो संचालन है केंद्र सरकार की एक पेड़ मां के नाम से प्रेरित, एक आपका पिछले साल चलाया गया था एक पेड़ मां के नाम अभियान, उससे प्रेरित होकर के अमृत मित्र योजना के अंतर्गत इस पौधारोपण अभियान का संचालन किया जा रहा है। पिछले साल जो एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया गया था उससे प्रेरित होकर के प्रारंभ किया गया केंद्र सरकार की अमृत मित्र योजना, और इस अमृत मित्र योजना के अंतर्गत यह वुमेन्स फॉर ट्री अभियान चलाया जा रहा है। अब देखो यहां बोला गया वुमेन फॉर ट्री अभियान, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना। अब महिलाएं कैसे आर्थिक रूप से मजबूत होगी, अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो उसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है, महिला स्व सहायता समूह, और इसके संरक्षण एवं निगरानी कौन करेगा, महिला स्व सहायता समूह। तो ध्यान देना, हर स्थान पर जो चयनित स्थान है वहां पे 250 से 300 पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधों की देखभाल 1 से 2 साल के लिए महिला स्व सहायता समूह करेगी, और इसके लिए उन्हें हर महीने तय राशि भी दिया जाएगा। पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है, एक उद्देश्य पूरा, और जो पौधा रोपित किया गया उसका देखभाल और निगरानी के लिए महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं, तो महिलाएं भी आर्थिक रूप से मजबूत होगी। तो ये है आपके वुमेन्स फॉर ट्रीज अभियान का मुख्य उद्देश्य। आगे और भी अपडेट आएंगे, उसे भी देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन शहरी। अब यहां पे ध्यान देना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन ये केवल शहरी क्षेत्र में लागू है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन शहरी किस तिथि को इसका शुभारंभ किया गया, तो 20 मई 2025 को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन की शुरुआत की गई। कहां से की गई, रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम से। उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और भूजल स्तर बढ़ाने हेतु ठोस पहल है। शहरी क्षेत्र क्या है, जिसे कंक्रीट का जंगल कहा जाता है। कंक्रीट का जंगल यानी कि यहाँ पे पूरे चारों तरफ आपको सड़कें मिलेंगे, टाइल्स बिछे हुए मिलेंगे, पूरे कंक्रीट के सड़क बने हुए मिलेंगे, यानी कि आपको जो जमीनी एरिया है वो बहुत कम मिलेगा। बरसात का पानी आता है सड़कों से होते हुए नालियों के माध्यम से, वो कहीं नदियों में जाकर के मिल जाता है। जमीन को जितना पानी सोखना चाहिए उतने पर्याप्त जगह यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण, भूजल स्तर बढ़ाने के लिए ठोस पहल है। अगर इसमें सहभागी विभाग की अगर हम बात करें, इस अभियान को चलाने के लिए, इस मिशन को चलाने के लिए वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल संसाधन विभाग, इन 4 विभाग की सहभागिता से यह मिशन चलाया जा रहा है। इसे भी याद रखना, किसी एक विभाग का कोई एक विभाग के द्वारा नहीं, 4 विभाग, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल संसाधन विभाग के द्वारा यह चलाया जा रहा है। इस आप देखिए, जब इसका उद्घाटन किया गया, इसका शुभारंभ किया गया, उस समय वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह इसमें विशेष अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे। इनका भी नाम याद रख लीजिएगा। कार्य, ये जो मिशन चलाया जाएगा इसका मुख्य कार्य क्या है, शहरी क्षेत्रों में भूजल स्तर को बनाए रखना और सुधारना, वर्षा जल के संचय को बढ़ावा करना, यानी कि जो वर्षा का जो जल आएगा उसके संचय को बढ़ावा देना, जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना, विभिन्न विभागों और समाज की साझेदारी से दीर्घकालिक समाधान सुनिश्चित करना, यानी कि पानी का समाधान, और स्कूल पाठ्यक्रम में जल संरक्षण को भी शामिल करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जल संवर्धन मिशन शहरी। ठीक है, डेट को याद रखना, 20 मई 2025। नेक्स्ट, राकेश कुमार वर्दा। राकेश कुमार वर्दा कौन है, हाल ही में चर्चा में रहे
खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 मलखंब को मिला मंच। जो खेलो इंडिया बीच गेम्स, जो समुद्र के किनारे जो आपके बीच बने होते हैं, वहां पर आपका खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें राकेश वर्धा काफी हाईलाइट में रहे। राकेश वर्धा 6 मेडल जीते। 19 से 25 मई तक दीव, दादर एवं नागर हवेली, दमन और दीव में आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण में 6 मेडल स्पोर्ट्स के साथ 2 डेमो खेल भी शामिल है, इसमें मलखंब और रस्साकसी। ठीक है, इस आयोजन का उद्देश्य बीच गेम को लोकप्रियता बढ़ाना और पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करना। बस याद रखना कि खेलो इंडिया बीच गेम्स का जो आयोजन हुआ उसमें राकेश वर्धा, जिन्होंने मलखंब में अपना अच्छा प्रदर्शन करते हुए 6 मेडल जीते। ये है आपके राकेश कुमार वर्धा, सॉरी ये तो उनके कोच है, ये है आपके राकेश कुमार वर्धा। नेक्स्ट देखिए, विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025, ये भी अखिल भारतीय स्तर पर चलाया जा रहा है, राज्य सरकार का नहीं है, लेकिन राज्य हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये अभियान चलाया गया। पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान कब से कब तक चलाया गया? 29 मई से 12 जून तक यह अभियान चलाया जा रहा है। उद्देश्य वैज्ञानिक शोध और आधुनिक कृषि तकनीकों को किसानों तक पहुंचाना, जिससे उत्पादन बढ़े, लागत घटे, किसान आत्मनिर्भर बने। यह है विकसित संकल्प अभियान का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, किसानों तक वैज्ञानिक शोध, वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किए वो उसके क्या आपके रिजल्ट आए, वो आधुनिक कृषि तकनीकों को किसानों तक पहुंचाना, ताकि उनके उत्पादकता बढ़े, उनका उत्पादन बढ़े, उनका लागत घटे और जो कृषक जो है, किसान जो है वो आत्मनिर्भर बने। इस संकल्प अभियान का जो स्लोगन था वो था वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम। लक्ष्य क्या है इस अभियान का? देश भर के 700 से अधिक जिलों के 65,000 से अधिक गांवों में 1.5 करोड़ से अधिक किसानों तक पहुंचना इस विकसित कृषि संकल्प अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत 2170 विशेषज्ञ टीमों में 8,000 से अधिक कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी शामिल है। यानी कि जो देश भर के जो किसान हैं उन तक पहुंचने के लिए टीमें बनाई गई है। टीमें कौन कौन सी है? 2170 से अधिक विशेषज्ञों की टीम में 8,000 से अधिक जो है आपके कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी शामिल है। ठीक है, इसको यहां पे ऐसे करना, विशेषज्ञों की टीम 8,000 से अधिक कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी इसमें शामिल है। अगर प्रमुख भागीदारी की बात करें तो 731 कृषि विज्ञान केंद्र, 1300 ICAR संस्था इसके अंतर्गत है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। छत्तीसगढ़ में इसका जो शुभारंभ है 30 मई 2025 को रायपुर जिले के ग्राम भैंसा से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा इस संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़ में संकल्प अभियान के सफल संचालन के लिए कृषि एवं संबद्ध विभागों के संयुक्त टीमों का गठन किया गया है। ये टीम प्रतिदिन 2 से 3 चिन्हित ग्राम पंचायतों में पहुंच करके किसानों के साथ वैज्ञानिक परिचर्चा करेगी। परिचर्चाओं के माध्यम से किसानों को धान की सीधी बुआई, ड्रोन तकनीक का उपयोग, प्राकृतिक खेती, बीजों की नवीन किस्में, संतुलित उर्वरकों का उपयोग, शासन द्वारा संचालित कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन की जानकारी दी जाएगी इस संकल्प अभियान के तहत। सीधे साधारण तौर पर क्या है, किसानों को जो है वैज्ञानिक शोध की जानकारी, नए कृषि क्षेत्र में जो नए आधुनिकीकरण आया है उसकी जानकारी पहुंचाना, ताकि किसान आत्मनिर्भर बने, उसकी उत्पादकता बढ़े और लागत घटे। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। बस ये याद रखना, एक इसका स्लोगन याद रखना और इसका उद्देश्य याद रखना और कब से कब तक ये अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई। नेक्स्ट ये है आपका विकसित कृषि संकल्प अभियान चलो किसान के द्वार, 29 मई से 12 जून 2025 तक यह चलाया जा रहा है। ठीक है, ये इसको देख लीजिए। 7,000 जिलों में 2,000 वैज्ञानिक दल की भागीदारी, 1.5 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। ये आपका अभियान है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, तीसरा ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड। तीसरा ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड ये प्रदान किया गया अरमान उभरानी को, बिलासपुर जिले के अरमान उभरानी। ये जो अरमान उभरानी है, इनका उपनाम है छत्तीसगढ़ के मैथ्स गूगल बॉय के नाम से यह मशहूर है। यह है आपके
अरमान उभरानी, इन्हें तीसरा ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2025 से नवाजा जाएगा। 26 जून 2025 को ब्रिटिश संसद यूके यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में 100 बाल प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। हमारे भारत में जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के अरमान उभरानी भी इन 100 बाल प्रतिभाओं में शामिल है। अगर इनकी अन्य उपलब्धियों की बात करें तो इससे पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कला और संस्कृति श्रेणी में इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 4 वर्ष की उम्र में 12 मिनट 28 सेकंड में 100 गुणा प्रश्न हल करने का इनका रिकॉर्ड है। इन्होंने 6 वर्ष की उम्र में 3 पुस्तकें भी प्रकाशित की है, द पिंक डॉल्फिन्स, प्लैनेटरी वर्ल्ड और माई कॉन्टिनेंट एशिया। ये 3 पुस्तक इन्होंने प्रकाशित भी किया है। तो ये है आपके अरमान उभरानी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, स्वच्छता का मॉडल गांव यूनिसेफ ने की डॉक्यूमेंट्री शूटिंग। यूनिसेफ स्वच्छता का मॉडल गांव ये कौन सा है? ये है आपका छिंदनार ग्राम पंचायत, जो कि दंतेवाड़ा जिले के गीदम विकासखंड के अंतर्गत आता है। प्रशंसा, यूनिसेफ इंडिया के द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में नवाचारों के लिए इसकी प्रशंसा हुई और इस कारण से यूनिसेफ ने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री शूटिंग भी की है। इंद्रावती नदी के तट के किनारे बसे इस आदिवासी ग्राम ने स्वच्छता में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए खुद को एक मॉडल ग्राम के रूप में स्थापित करने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं। व्यवस्था, ग्रामवासियों के सामूहिक प्रयासों से गांव में नियमित कचरा संग्रहण, गीले सूखे कचरे का पृथक्करण, नालियों का निर्माण, हैंडपंपों के पास सोकपीट जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं स्थापित की गई है। कबाड़ से तैयार किया गया स्वच्छता गार्डन, जो कि विभिन्न सरकारी योजनाओं को रचनात्मक मॉडल के रूप में दर्शाता है। इन सभी कारणों से यूनिसेफ ने यहाँ पर आपकी छिंदनार ग्राम पंचायत में यहाँ पे डॉक्यूमेंट शूट किया है स्वच्छता का मॉडल गांव। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर यूनिट 11 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखी गई। इसको शायद मैंने पिछले साल ही बताया हुआ है, पिछले महीने करंट अफेयर में बताया हुआ है। तो प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर यूनिट कहां स्थापित हो रहा है? नवा रायपुर अटल नगर सेक्टर 5 छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख वर्ग फीट एरिया में यह बनाया जाएगा। 1143 करोड़ रुपए का लागत जो है इसमें निवेश होगा। चेन्नई स्थित पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है यहाँ पे सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करेगी। परियोजना का नाम क्या है? गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर चिप्स और एडवांस पैकेजिंग यूनिट, ये इस परियोजना का नाम है जो यहाँ पे स्थापित होने वाली है। उद्देश्य, छत्तीसगढ़ को सेमीकंडक्टर हब और सिलिकॉन वैली के रूप में स्थापित करना। उत्पादन क्षमता, वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 10 अरब चिप्स निर्माण का लक्ष्य रखा गया है इस आपके सेमीकंडक्टर यूनिट से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये पिछले महीने का है, पिछले महीने शायद इसे सिंगल 1 लाइनर में रखा था, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT स्थापित किया जा रहा है। स्थापना की स्वीकृति अप्रैल 2025 में छत्तीसगढ़ कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसका उद्देश्य फैशन शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार को बढ़ावा देना है। प्रबंधन भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के तहत यह संचालित होगा। प्रमुख पाठ्यक्रम फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, फैशन कम्युनिकेशन, फैशन टेक्नोलॉजी, ये इसके प्रमुख पाठ्यक्रम है। महत्व, यह छत्तीसगढ़ का पहला और देश का 19वां कैंपस होगा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हमर बलिदानी योजना। हमर बलिदानी योजना की घोषणा 3 मई 2025 को किया गया। क्या है ये? स्थानीय बलिदानियों की वीरता और योगदान को स्मारक के माध्यम से सहेजना हमर बलिदानी योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक, इसमें जो है 500 से अधिक स्मारक बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत 3 लाख रुपए प्रति स्मारक व्यय होगा। शामिल माओवादी आतंक का केंद्र रहे गांव जहां शांति स्थापित हो चुका है, वहां पर इस हमर बलिदानी अभियान के तहत स्मारक बनाए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी पंचायत विभाग की होगी। यानी जिस जगह पे जो आपका गांव जहां पर पहले नक्सलवाद था और वहां पे अब नक्सलवाद शांत हो चुका है
और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो भी बलिदान हुए, जो स्थानीय लोग जो बलिदान हुए, किसी गांव में से कोई पुलिस वाला या किसी गांव में जो पुलिस की मुखबिरी करते हुए जो लोग होते थे, वो अगर नक्सलवाद को समाप्त करने में अपना बलिदान दिए है तो स्थानीय बलिदानियों की वीरता और योगदान को एक स्मारक के रूप में सहेजा जाएगा हमर बलिदानी योजना के माध्यम से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, देश का पहला हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक, ये तो करंट अफेयर के बुक में भी शामिल है। 10 मई 2025 को रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा देश का पहला, केवल छत्तीसगढ़ नहीं, देश का पहला हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक, हाइड्रोजन फ्यूल ट्रक नहीं, लॉजिस्टिक ट्रक। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला ट्रक। ठीक, लॉजिस्टिक ट्रक का उद्घाटन किया गया। स्थान रायगढ़ जिले के गारे पेलमा 3 कोल ब्लॉक से राज्य के पावर प्लांट तक कोयला परिवहन में इस ट्रक का उपयोग होगा। उद्घाटन तो रायपुर में हुआ, लेकिन इस ट्रक का उपयोग आपके रायगढ़ जिले के गारे पेलमा 3 कोल ब्लॉक से राज्य के पावर प्लांट में कोयला परिवहन के लिए इस ट्रक का यूज होगा। विकासकर्ता, ये जो ट्रक है ये अडानी ग्रुप्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा इसको विकसित किया गया है। लक्ष्य, भारत के 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य में ये ट्रक जो है एक योगदान के तौर पर देखा जा रहा है। योजना, अडानी समूह धीरे धीरे अपने लॉजिस्टिक संचालन को डीजल वाहनों की जगह हाइड्रोजन ट्रक का उपयोग करेगा। यानी कि ट्रक में जो फ्यूल है, फ्यूल में डीजल की जगह हाइड्रोजन का उपयोग किया जा रहा है और इस देश का पहला हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक का उद्घाटन हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, रेणु पारिक। रेणु पारिक हाल ही में चर्चा में रही। यह है भारतीय वॉलीबॉल महिला टीम की कोच, इन्हें नियुक्त किया गया है। विशेष उपलब्धि, पहली बार छत्तीसगढ़ के किसी महिला कोच का चयन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए हुआ है। अवसर, 7 से 14 जून तक वियतनाम में होने वाले चैंपियनशिप में यह भारतीय वॉलीबॉल टीम को कोच करेगी। उद्देश्य, भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम को कोचिंग देना, ये मतलब इनका जो चयन हुआ है। वर्तमान में ये जो है रायपुर के साई सेंटर में सहायक कोच के पद पर यह कार्यरत है। इनका नाम याद रखिएगा, रेणु पारिक। नेक्स्ट, आदर्श शहर योजना, अभी फिलहाल इस योजना पर कार्य किया जाना बाकी है, केवल घोषणा हुआ है। छत्तीसगढ़ में आदर्श ग्राम के तर्ज पर आदर्श शहर विकसित किए जाएंगे। हर साल प्रत्येक संभाग के 3 नगरीय निकाय चुने जाएंगे। कुल 15 नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें हर साल संवारने हेतु चयनित होगी। इसमें जो इसकी जो प्रशासनिक निगरानी है, ये कलेक्टर की अध्यक्षता में निगरानी कमेटी गठित की जाएगी। नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को भी समिति में शामिल किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य, चौड़ी सड़कों का निर्माण, PPP मॉडल पर व्यावसायिक परिसर बनाना, फुटपाथ, ड्रेनेज सिस्टम, सड़क रोशनी, वाटर सप्लाई, CCTV कैमरा, वाईफाई हॉटस्पॉट आदि की व्यवस्था की जाएगी। 24 घंटा पेयजल आपूर्ति योजना भी शामिल। ट्रैफिक जैम, पानी की समस्या, हरियाली की कमी जैसी शहरी समस्याओं का समाधान भी इसके अंतर्गत किया जाएगा। अभी केवल घोषणा हुआ है, आगे और भी इसमें क्लैरिफिकेशन आएगा। बस याद रखना कि आदर्श शहर योजना लाया जा रहा है आदर्श ग्राम के तर्ज पर। ठीक, नेक्स्ट है रंग संस्कार महोत्सव। रंग संस्कार महोत्सव, यह प्रसिद्ध रंग साधक स्वर्गीय अशोक चंद्राकर की स्मृति में इसका आयोजन होता है। ठीक है, कहां पर? रायपुर में इसका आयोजन हुआ। कब से कब तक हुआ? 16 से लेकर 18 मई 2025 के मध्य रंग संस्कार महोत्सव का आयोजन हुआ। इतना ही याद रखना है। इसके आयोजक थे संस्कार भारती छत्तीसगढ़ और सहयोग था संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ के सहयोग से इसका आयोजन हुआ रंग संस्कार महोत्सव का, स्वर्गीय अशोक चंद्राकर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निगम आयोग में पूर्व में प्रस्तावित नियुक्तियों में आंशिक संशोधन। जो हमारे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का बुक है उसमें जो नियुक्ति वाला चैप्टर है, नियुक्ति वाला उसमें चैप्टर देखिएगा, उसमें आपका कुछ जगह पे संशोधन है, बाद में ये आया। ठीक है, अभी मई मंथ के एंड में आया है। निगम के पूर्व प्रस्तावित नियुक्तियों में आंशिक संशोधन, ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा संशोधन किया गया। हुआ क्या कि जो निगम आयोग में जो अध्यक्ष उपाध्यक्षों की नियुक्ति हुई, ये अपने विधायकों को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। अब बहुत से ऐसे विभाग है जिसमें ना ही ज्यादा कार्य है, ना ही मैं इसमें ज्यादा, आप समझ सकते होंगे, मैं इसको ज्यादा खुल के नहीं बताऊंगा। विभाग जो है ऐसे विभाग है जिसके कोई कार्य ही नहीं है। अब कोई विधायक जिसे उस विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया
या उसे उस विभाग का उपाध्यक्ष बना दिया गया, या कोई कार्यकर्ता यानी कि एक राजनीतिक दल जो कि अभी पार्टी आपके सरकार में है, उसका कोई कार्यकर्ता जो कि काफी एक्टिव है, अब उसकी चाह यह है कि हमें कोई अच्छा प्रतिष्ठित पद मिले। अब उसे प्रतिष्ठित पद नहीं दिया गया तो वो असंतुष्ट होकर के उस पद का त्याग किया गया, उन्होंने त्याग कर दिया। जैसे कि आपके गौरी शंकर करके है, आप सर्च करेंगे, हमारे सीजीपीएससी को लेकर के उन्होंने काफी आवाज भी उठाया था। उन्हें जो है एक माटी कला बोर्ड में शायद उपाध्यक्ष का पद दिया गया था, उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। तो बहुत से आपकी नियुक्तियां पिछली बार किए गए, पिछले माह के करंट अफेयर मैंने बताया था, लेकिन बहुत से लोग उससे असंतुष्ट होकर के उस पद का त्याग कर दिए। तो बाद में उसमें संशोधन किया गया और कुछ नए लोगों को नियुक्त किया गया। जैसे श्रीमती शालिनी राजपूत, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड का, इन्हें जो है अध्यक्ष बनाया गया। पहले अध्यक्ष कोई और थे। श्रीमती चंद्रकांति वर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी आयोग की उपाध्यक्ष बनाई गई। श्री श्रीनिवास राव मद्दी, जिन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड रायपुर का अध्यक्ष बनाया गया। केदारनाथ गुप्ता, जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर का, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। इसमें संशोधन हुआ है। और कुछ मिसलेनियस फैक्ट है, ये भी देख लीजिए। पीपर छेड़ी सिंचाई प्रोजेक्ट जो कि घुनघुट्टी नाला पर स्थित है, ये गरियाबंद जिले के मडेली ग्राम छुरा में ये प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। जशपुर जिले में मवेशियों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शंखनाद जशपुर पुलिस के द्वारा चलाया गया। यानी कि जो शंखनाद नाम रखा गया है, जशपुर जिले में प्रवाहित होती है शंख नदी, जिसे जशपुर की जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है। तो उस नदी के मार्ग से जो है मवेशियों की तस्करी करके दूसरे राज्यों में ले जाया जाता था। तो जशपुर जिले के मवेशियों की तस्करी को रोकने के लिए जशपुर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन शंखनाद चलाया गया। नेक्स्ट है महेंद्रगिरी पर्वत, ये मौजूद है आपके धमतरी में, इतना ही याद रखना। छत्तीसगढ़ का पहला AI मॉडल आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज, ये बनाया जा रहा है नवा रायपुर में। ये अगले 2-3 साल का क्वेश्चन बना रहेगा, इसको याद रखना। एक तो सोलर सेज कहाँ है, राजनांदगांव में। अब दूसरा AI मॉडल आधारित सेज कहाँ पर है पूछा जाए तो नवा रायपुर। राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन 6 से 8 जून 2025 तक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित होगा। तो ये था आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर मई 2025। यहां पर होता है आपका समाप्त। मई महीने के बहुत से करंट अफेयर, मैक्सिमम करंट अफेयर, मेरे हिसाब से 20 मई तक का करंट अफेयर मैंने जो है अपने बुक में शामिल किया था, और वो एग्जाम है करके मैंने बुक को थोड़ा ला दिया, वरना मेरा जो आपका ये छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का बुक है, ये जनरली जून माह के एंड में पब्लिश होता है, यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में, लास्ट 6 महीने करंट अफेयर को लेकर के। और एक आता है आपका दिसंबर में, जिसमें पूरे 1 साल का करंट अफेयर रहता है। लेकिन ADO एग्जाम को देखते हुए आप लोगों की जो डिमांड आई, इसलिए मैंने इसे पब्लिश किया। लेकिन हाँ, इसमें 20-22 मई तक का करंट अफेयर शामिल है। जो लोग ये बुक को पढ़े होंगे उन्हें जो है इस वीडियो के दौरान बहुत सी चीजें पहले से पढ़ी हुई दिखी होगी, क्योंकि बहुत से कंटेंट बुक में शामिल है। कुछ 1-2 एक्स्ट्रा कंटेंट है जिसे इस वीडियो में हमने कवर कर लिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये नियुक्ति वाला, इस नियुक्ति को आप लोग अपडेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये मई एंड में आया है। ये सब 4 जो नियुक्तियां हैं, इसे उस बुक में भी अपडेट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।